गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई चल रही है बढ़िया से, जैसा कि मैंने कहा था। ठीक है, पढ़ते रहना, कोई भी गैप मत करना बीच में। ठीक है, लेक्चर्स टाइम पे आपके अपलोड होते रहेंगे। ओके, तो उम्मीद है इससे पहले के दोनों लेक्चर आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। आज का लेक्चर कुछ और चीजों को लेकर के है, जहां पे हम लोग रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, इसको हम लोगों ने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी किस तरीके से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है उसमें भी इसको थोड़ा सा डाला हुआ है मैंने। ठीक है, देन क्लियरेंस टेस्ट, ये आपको पढ़ना भी है, अच्छे से समझना भी है। क्लियरेंस टेस्ट डिटेल में आप लोगों का सेकेंड ईयर में बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट में आएगा। एंड देन मिक्सचुरेशन क्या होता है? जो हम यूरिन को पास करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचुरेशन कहते हैं। लेकिन ठीक है, मिक्स्ड यूरेशन, लेकिन इसके पीछे की जो लंबी प्रोसेस है कि किस तरह से सारा सिस्टम ब्रेन से लेकर सारी चीजें काम करती है, वो यहां पे हमें समझना है और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या होता है? ठीक है, ये एक तरह का हार्मोनल सिस्टम है। रेनिन और जो इसमें एल्डोस्टेरोन भी आता है, ये कुछ हार्मोन्स होते हैं जो मिल करके हमारा ब्लड प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस, बॉडी में अगर पानी की कमी हो रही है जिसकी वजह से बीपी डाउन जा रहा है, उसको ये लोग क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। किसका इन्वॉल्वमेंट? हार्मोन्स का। कौन कौन से हार्मोन है अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 एंड एल्डोस्टेरोन। ठीक है ना, फाइनली जो वर्क करते हैं हार्मोन्स, उसमें एक एंजियोटेंसिन 2 है और एक एल्डोस्टेरोन है। किस तरह से अभी देखेंगे। ठीक है, इसी सिस्टम को हम लोग, कुछ बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रास कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, क्योंकि यहां पर एल्डोस्टेरोन का भी रोल है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम कई बार रास भी कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। फुल फॉर्म याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए। ठीक है, मैं कह रही हूं थोड़ा डायग्राम से समझते हैं, इजी होता है, फिर रिटर्न में भी समझेंगे। देखो, बड़ा सिंपल सी प्रोसेस है। किसी कारण से, किसी वजह से हमारा जो बीपी है वो क्या कर गया है? डाउन कर गया है। क्या हो गया है? डाउन हो गया है। ठीक है, और हमारा जो फ्लूइड वॉल्यूम है, बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही है। इन दोनों ही कंडीशन में किडनी सेंस कर लेती है। किडनी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं, एक तरह का सिस्टम होता है, उसे जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस कहते हैं, जो कि डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के एक जगह पे हल्का सा कनेक्शन होता है, वहां पे खास तरह का सिस्टम क्रिएट हो जाता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस के बोल देते हैं। वहां पर जो सेल्स हैं वो सेंस कर लेते हैं कि भाई बीपी डाउन है। उन्होंने सेंस किया, वो तुरंत एक हार्मोन रिलीज करेंगे, रेनिन। ठीक है, ध्यान रखना, रेनिन दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल NIN है, एक डाइजेशन में हेल्प करता है, वो डबल NIN होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहीं पे क्लियर करता चलता हूं मैं, ये बच्चे लोग कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं। समझो बात को, ये जो है ये हमारे पास RENIN है, और एक और होता है RENNIN, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करेगा। ठीक है, तो सिंगल N वाला किडनी। ठीक है, तो जैसे ही यहां से रेनिन रिलीज होता है, रेनिन करता क्या है? लिवर एक खास तरीके का ठीक है, लिवर क्या रिलीज करता है अपने अंदर से? एंजियोटेंसिन रिलीज करता है, जो कि सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, ये जो एंजियोटेंसिन है ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में। किसकी मौजूदगी में? रेनिन की मौजूदगी में। ठीक है, अब जो एंजियोटेंसिन 1 है ये जा रहा है, घूम रहा है, और पहुंचता है कहां? लंग्स के पास। लंग्स के पास एक खास तरीके के एंजाइम्स हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसे हम ACE भी कहते हैं। और जब हम आप लोग उसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी देखेंगे, ACE, एस इनहिबिटिंग एंजाइम, जब हमको बीपी को लो करना होता है तो ACE इनहिबिटर्स पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये वाला एंजाइम है, ये इस एंजियोटेंसिन 1, ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये इनएक्टिव फॉर्म होती है, काम नहीं कर सकती, ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, बात यहां तक समझ में आई। अब बस एंजियोटेंसिन के दो काम है। एंजियोटेंसिन पहला वर्क क्या करेगा? पहला जाएगा तुरंत जो ब्लड वेसल है उसे श्रिंक कर देगा, पतला है ना, इसका जो गैपिंग है, जो स्मूथ मसल्स होती है उनको श्रिंक करवा देगा, ये श्रिंक कर जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी। जैसे ही वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा,
ठीक है, हम सबको पता है जैसे पाइप का पानी निकल रहा है, आगे आप उंगली लगा लेते हो तो उसका जो आगे होल है पतला हो जाएगा तो बड़ा तेजी से प्रेशर निकलता है। तो जैसे ही ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे ब्लड वेसल्स, बीपी हमारा इंक्रीज कर जाता है। पहला काम तो इसने ये किया। दूसरा क्या करता है एंजियोटेंसिन, ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स है उसको बोलता है कि भाई रिलीज करो, क्या एल्डोस्टेरोन निकालो, बीपी को बढ़ाना है। तो ये एल्डोस्टेरोन निकालता है और एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है, एक तो यहां से हमारा बीपी बढ़ा, लेकिन अगर बॉडी में फ्लूइड की भी कमी है, पानी की भी कमी है, तो कब तक बेचारा ये एंजियोटेंसिन इसको पतला करके काम चलाएगा, पानी को भी तो बढ़ाना है। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, हम लोगों ने देखा था, ठीक है, जब इसके हार्मोनल इफेक्ट पड़ रहे थे कि वो किडनी से बोलेगा कि NaCl और H2O को बाहर मत निकालो, अब स्टोर करो, बॉडी को जरूरत है। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन ने क्या किया, किडनी के पास गया, एक्ट ऑन द किडनी टू स्टिमुलेट करता है कि भाई जितना भी H2O जो निकाल रहे हो, थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा भी निकाल रहे हो, जो बाहर निकल रहा है, उसको भी रीअब्सॉर्ब कर लो, जरूरत है बॉडी को। ठीक है, NaCl और वाटर। तो इस तरीके से बॉडी का फ्लूइड भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा बीपी मेंटेन होगा। क्लियर हुई बातें? चलिए अब इसको थ्योरी में आप लोग कैसे लिखोगे, अगर आप अच्छा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये डायग्राम, भाई डायग्राम ये नहीं बनाना, अगर आप बिल्कुल ऐसा ही लिखना चाहते हो तो बिल्कुल ऐसा ही लिखो, केवल किडनी की जगह पे किडनी लिखो, ठीक है, लीवर लंग्स की जगह पे लंग्स लिखो, डायग्राम नहीं बनाना आपको। ठीक है, बच्चे कहते हैं डायग्राम नहीं बनाना होता है। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। तो क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर हमारा बीपी डिक्रीज कर रहा है, या फिर हमारी बॉडी के अंदर सोडियम लेवल डिक्रीज करेगा तो भी बीपी डाउन होता है, या फिर ब्लड वॉल्यूम का कम होने का मतलब ये नहीं कि खून की कमी हो गई, ब्लड वॉल्यूम का कम होने का मतलब है कि पानी ज्यादा निकल गया है। जैसे डिहाइड्रेशन जब हो जाता है तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ऑब्वियस बात है कि उसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में पानी होता है ना। ठीक है, तो व्हेन ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स, इन तीनों ही वजह से हमारा बीपी गिरेगा, सोडियम लेवल गिरता है, तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो कि किडनी में पाए जाते हैं, मैंने बताए थे, वो डिटेक्ट कर लेते हैं इस चेंज को। हमारी बॉडी में सिस्टम लगा हुआ है, कोई चीज भी कम ज्यादा होती है तुरंत बॉडी सेंस करती है उसको। ठीक है, जैसे ही ये निकलता है वैसे ही रेनिन का सिक्रेशन स्टार्ट होगा। किडनी रिलीज एन एंजाइम कॉल्ड रेनिन। ठीक है, किडनी क्या करती है, अच्छा सॉरी मैंने हार्मोन कह दिया था उसको ऊपर, रेनिन एंजाइम है। रेनिन, अच्छा मैंने यहां बताया था डाइजेशन में उसमें काम करता है, एंजाइम है रेनिन। रेनिन हार्मोन नहीं है, रेनिन क्या है, एंजाइम है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, रेनिन एक्ट करता है किसके ऊपर, एंजियोटेंसिन के ऊपर। रेनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसाइनोजेन है, सॉरी एंजियोटेंसाइनोजेन। ठीक है, अब प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर, एक तरह का प्रोटीन है जो कि लिवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और ये एंजियोटेंसिन, ये है एंजियोटेंसिन 1। ठीक है, शुरुआत में दिस इज द एंजियोटेंसाइनोजेन और फिर वो एंजियोटेंसिन। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, साइनोजेन है लास्ट में। ठीक है, ये कई बार मिस्टेक हो जाती है क्योंकि मिलते जुलते वर्ड है। और जो एंजियोटेंसिन 1 है ये भी इनएक्टिव फॉर्म में अभी काम नहीं कर सकती। देन कन्वर्जन टू एंजियोटेंसिन 2। अब जो ये एंजियोटेंसिन 1 है, ये क्या करता है, लंग्स में पहुंचता है, उसके लंग्स के पास एक एंजाइम है कॉल्ड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, यानी कि ACE। ये कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, जो कि एक्टिव फॉर्म है। ठीक, नाउ एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। अब एंजियोटेंसिन 2 सारे काम कर रहा है। सबसे पहले वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि ब्लड वेसल को श्रिंक करवा देगा, नैरो करता है ब्लड वेसल को, पतला कर देगा, नैरो मतलब, और हमारा बीपी इंक्रीज करेगा। दूसरा, स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन को सॉरी मैंने कहा था एल्डोस्टेरोन को जाके बोलता है भैया एक्टिव हो जाओ, अपना काम करना स्टार्ट करो। ठीक है, कहां पाए जाते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स में होता है एल्डोस्टेरोन। ठीक है, सॉरी एल्डोस्टेरोन एड्रेनल कॉर्टेक्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। ये क्या करता है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन इन किडनी। किडनी से कहता है रिटेन करो, होल्ड कर लो, अब ज्यादा रिलीज मत करो। अगर आप यूरिन बना रहे हो, ठीक है, उसमें से 2 से 2.5 लीटर अगर आप पास करते हो तो अब आधा लीटर पास करो, बाकी 2 लीटर एब्जॉर्ब कर लो, जरूरत है बॉडी को। ठीक है, इससे क्या होता है, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर, बीपी बढ़ेगा और ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। और एक और काम क्या कर रहा है ये, स्टिमुलेट द थर्स्ट। एंजियोटेंसिन 2 हमारी प्यास को भी बढ़ाता है।
कई बार लगता है कि यार हम बैठे हुए थे, अचानक प्यास क्यों लगने लगी, तो ये प्यास को बढ़ाएगा। पानी पिएंगे तो बॉडी की, है ना, अगर मान लो बॉडी में पानी की कमी है ही, वो यहां से किडनी से बोल रहा है, सॉरी एंजियोटेंसिन 2 इसको कह रहा है एल्डोस्टेरोन को कि जाके अपना काम करो। अगर उतना पानी ही नहीं है शरीर में तो फिर ये एक काम और कर रहा है, थर्स्ट को बढ़ा रहा है ताकि हम बाहर से पानी लें, बॉडी के अंदर पानी पहुंचे। और एक काम क्या कर रहा है, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन को भी रिलीज कर रहा है, क्योंकि जो हम पानी पिएंगे वो यूरिन से निकलने की संभावना रहेगी, तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन को भी रिलीज करता है कि अब वो यूरिन नहीं बनवाएगा, मतलब ज्यादा पेशाब नहीं बनवाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इंक्रीजेस वाटर इनटेक और रिटेंशन। हम ज्यादा पानी पिएंगे और रिटेन करेंगे, ज्यादा यूरिन पास नहीं होगी, और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, हमारा वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पानी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। देखा, मजा आया। बॉडी का यूनिक सिस्टम है। ठीक है, जब बॉडी के पास सारे सिस्टम है तो इसीलिए कहा जाता है कि सही अगर आप खाना खाते हैं, डाइट लेते हैं, तो फिर बॉडी अपना काम खुद ही कर लेती है, बाहर से मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बॉडी की सुनो, बॉडी अगर इंडिकेट कर रही है कुछ तो उसको नजरअंदाज मत करो कि अरे यार होगा, ऐसा नहीं, बॉडी की सुननी चाहिए। बॉडी कुछ ना कुछ कहती है, बॉडी कह रही प्यास, पानी लग रही है, पानी पियो, ये नहीं कि थोड़ी देर में पी लेंगे। ओके, चलिए आगे आते हैं। तो ये हो गया। अब आता है हमारे पास क्लियरेंस टेस्ट। क्लियरेंस टेस्ट क्या होता है, इसका सिंपल सा बात समझो, बॉडी, हमारी किडनी है, लगातार क्या कर रही है, वेस्ट मटेरियल को ब्लड से बाहर कर रही है, क्लियर कर रही है, तो हमारा ब्लड क्लियर हो रहा है। तो क्लियरेंस टेस्ट कुछ और नहीं है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा, उम्मीद है चैप्टर नंबर 5 मैंने ब्लड वाला पढ़ाया था, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फॉर्म्ड एलिमेंट सेल्स होते हैं और प्लाज्मा जो उसका लिक्विड वाला पार्ट होता है। तो उस प्लाज्मा में से फ्रॉम विच अ सब्सटेंस इज, अ सब्सटेंस, किसी एक सब्सटेंस की बात चल रही है यहां पर, कंप्लीटली रिमूव्ड बाय द किडनी पर यूनिट ऑफ टाइम। ब्लड प्लाज्मा जो है उसमें से 1 मिनट में वो सब्सटेंस कितना क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू हम लोगों ने रिसर्च करके पता लगा ली है। ठीक है, समझते हैं इसको। इट इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीलीटर्स पर मिनट, कितना ml पर मिनट हमारा जो किडनी है उसको फिल्टर कर दे रही है, साफ कर दे रही है। नहीं आया समझ में, समझो बात को। जैसे कि हाँ, एक एग्जांपल देके समझा देता हूं। जैसे क्रिएटिनिन है, ठीक है ना, तो क्रिएटिनिन की बात करें, क्रिएटिनिन हमारा जस्ट को द्वारा पढ़ाऊंगा समझाने के लिए कि हमारे मसल्स लगातार क्या करते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं, बनते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम काम करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस मेटाबॉलिज्म के दौरान क्रिएटिनिन क्रिएट होता है एक्स्ट्रा, उसको वो क्रिएटिनिन कहां डाल देते हैं, मसल्स के सेल्स, ब्लड में डाल देते हैं कि जाओ फिल्टर बाहर निकल जाना किडनी से जाकर के। किडनी क्या करती है, 1 मिनट के अंदर जो ब्लड का प्लाज्मा है, अगर हम ले लें 97 से लगभग 137 ml, एक बीच का एवरेज ले ले पार्ट अगर, तो लगभग ले लेंगे 105 या 110। ठीक है, मतलब ये मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। इतना वॉल्यूम प्लाज्मा का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर इतना वॉल्यूम प्लाज्मा का बिल्कुल क्रिएटिनिन फ्री हो जाएगा, यानी कि इतना वॉल्यूम को वो फिल्टर कर देगी। कौन, किडनी, किससे, क्रिएटिनिन से। यही है क्लियरेंस। ठीक है, और अगर इतना ये वैल्यू नॉर्मल अगर हम किडनी में टेस्ट करते हैं, जब किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं, और अगर ये वैल्यू इतनी आती है तो मतलब किडनी हमारा नॉर्मल काम कर रही है, प्रॉपर काम कर रही है। इससे ये अगर वैल्यू हमारी मैच कर जाती है लैब टेस्ट के दौरान, जब भी हम किडनी टेस्ट करते हैं तो हम मान लेते हैं कि हमारी किडनी सही काम कर रही है। कई सारे तरीके हैं, आओ देखते हैं बारी बारी से। क्लियर हो गया? तो डेफिनेशन क्या है, क्लियरेंस टेस्ट इज द रीनल फंक्शन टेस्ट, इसे आरएफटी भी कहते हैं, केएफटी भी कहते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं, यूज्ड टू मेजर द एबिलिटी ऑफ द किडनीज, किडनी की क्षमता टू रिमूव अ सब्सटेंस, कोई एक सब्सटेंस को फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से उस सब्सटेंस को रिमूव करने की कितनी क्षमता है उसकी। ठीक है, एंड एक्सीड इन द यूरिन। ठीक है, ब्लड से जब साफ कर देगी तो यूरिन से पास कर देगी उसको। ठीक, इट हेल्प्स इन असेसिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमको जीएफआर पता चलता है। जीएफआर में अगर गड़बड़ी होगी, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है,
क्लियर है ना, याद है जीएफआर क्या होता है, दोनों किडनी मिला के पर मिनट कितना वॉल्यूम यूरिन क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो कितना था उसकी वैल्यू 125, एक एवरेज वैल्यू, ठीक है ना, फीमेल में थोड़ी कम थी। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जीएफआर सही, अगर जीएफआर सही आ रहा है मतलब सारी चीजें सही चल रही है। ठीक है, एंड द एब्सेंसी ऑफ रीनल एक्सक्रीशन, और इससे हमको किडनी की एक्सक्रीट करने की जो एब्सेंसी है उसका भी आइडिया लगता है कि हाँ वो सही सलामत चीजों को फिल्टर कर रही है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है C इक्वल टू U इंटू V अपॉन P। C क्या होता है, क्लियरेंस होता है जिसको मिलीलीटर पर मिनट में नापते हैं हम लोग। U क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन द यूरिन। अच्छा, किसी बच्चे को लगता है कि नहीं हमें इसको और डिटेल में जानना है, फर्स्ट ईयर के हो आप तो और चाहते हो और डिटेल में जाना, तो बायोकेमिस्ट्री में यानी कि ठीक है आप YouTube पे भी देख सकते हैं और उससे भी देख सकते हो, क्या कहते हैं ऐप के अंदर भी देख सकते हो इसको। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर मैं बता देता हूं, चैप्टर नंबर है, जिसको डिटेल जाना है, जिसको डिटेल नहीं जाना कोई बात नहीं, चैप्टर नंबर 12 बायोकेमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 12 है, पहला ही टॉपिक है फंक्शंस ऑफ किडनी एंड रूटीन परफॉर्म टेस्ट। फुल डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर डिटेल एक्स्ट्रा आपको लगता है टाइम है मेरे को और जानना है समझना है, तो आप वहां से उसको लेक्चर के थ्रू और डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, ठीक, क्लियरेंस का फॉर्मूला ये होता है, इसमें U क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन द यूरिन, यूरिन में कितना सब्सटेंस पाया गया वो। ठीक है, यूरिन फ्लो रेट, यूरिन का फ्लो रेट क्या है, देन कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन द प्लाज्मा। यहां पे बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं, सिंपल टेस्ट की बात कर रहे हैं, किस टेस्ट से क्या होता है। ठीक है, डिटेलिंग इसकी सेकंड ईयर में। नाउ कुछ खास तरह के टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं, जिसमें सबसे पहला टेस्ट आता है इन्यूलिन टेस्ट। इन्यूलिन क्या होता है, इन्यूलिन एक तरह का हमारे पास क्या था, पॉलीसैकेराइड है। ठीक है ना, इसकी एक खासियत है, ये बॉडी में ना तो एब्जॉर्ब होगा ना मेटाबोलाइज होगा, हम सिंपली इसको ब्लड में डालते हैं, यूरिन पास होती है और उसमें हम लोग इसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, इतना सा होता है, समझते हैं। इन्यूलिन क्लियरेंस टेस्ट मेजर द जीएफआर, ये आपका एमसीक्यू रहेगा कि हम इन्यूलिन क्लियरेंस टेस्ट से क्या चीज पता लगाते हैं, तो जीएफआर को पता लगा रहे हैं। क्या सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, इन्यूलिन, जो कि एक नॉन मेटाबोलाइज्ड, बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता है, हमने खाया ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में जाकर के किडनी से फिर ये फिल्टर हो जाएगा। तो अब हमें पता है बॉडी में ना एब्जॉर्ब हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो जितना हमको पता है इतने मिनट में ये इतना बाहर निकलना चाहिए, अगर उतना बाहर नहीं निकल रहा है इसका मतलब किडनी सही से काम नहीं कर रही है। प्रिंसिपल क्या है, इन्यूलिन इज फ्रीली फिल्टर्ड एट द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में फ्रीली फिल्टर्ड होता है, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक, नॉट रीअब्जॉर्ब, ना तो रीअब्जॉर्ब होता है ये रीअब्जॉर्प्शन वाले पार्ट में, ना ही सिक्रीट होता है, ना ये बाद में जाके ऐसा नहीं कि लास्ट में जाके सिक्रीट कर दिया पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज डीसीटी में जाके या ट्यूब्यूल्स में सिक्रीट कर देगा। उम्मीद है मेरे ये वर्ड आपको समझ में आ रहे होंगे, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, रीनल ट्यूब्यूल्स। अगर ये वर्ड आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं तो फिर बेटा समस्या है फिर। ठीक है ना, समस्या इसका मतलब पुराना वाला रिवाइज नहीं है या क्लियर नहीं है, ना तो ये मेटाबोलाइज होते हैं। सो इट्स क्लियरेंस इक्वल टू ट्रू जीएफआर, तो इसका जो क्लियरेंस है ना ये ट्रू जीएफआर को कोरिलेट करती है। ट्रू जीएफआर यानी कि बिल्कुल साफ साफ जा रहा है, तो 1 मिनट में 125 ml क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, यानी कि 1 मिनट के अंदर 125 ml जो फ्लूइड है हमारा वो साफ हो जाएगा इससे। नॉर्मल वैल्यू लगभग 125 ml की होती है। ठीक है, इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है। गोल्ड स्टैंडर्ड कह सकते हैं, एकदम आइडियल, बहुत प्यारा टेस्ट है ये। ठीक है, फॉर मेजरिंग जीएफआर, कि हमारा जीएफआर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसकी लेकिन लिमिटेशंस कह लो या कह लो थोड़ी खराबी क्या है, इट इज नॉट यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस मतलब इसको हम यहां पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे नहीं आपके लैब टेस्ट वगैरह हैं या डॉक्टर्स वगैरह, यहां पे इस्तेमाल नहीं होता है, बिकॉज इन्यूलिन इज नॉट एंडोजीनियसली प्रोड्यूस। एंडोजीनियस मतलब क्योंकि इन्यूलिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है, इसको कंटिन्यूसली इन्फ्यूज इंट्रावेनसली, लगातार ब्लड के माध्यम से लगातार डालना रहेगा, क्योंकि लगातार पास होती रह जा रही है यूरिन से। ठीक है, मेकिंग द टेस्ट कॉम्प्लेक्स, टेस्ट इससे कॉम्प्लेक्स हो जाता है, काफी टाइम लगता है और काफी महंगा हो जाता है इससे। ठीक है, तो इसको हम लोग जनरली इसलिए इसका इस्तेमाल कहां करते हैं, रिसर्च में ज्यादातर होता है इसका इस्तेमाल। ठीक है, बट हाँ क्लियरेंस टेस्ट इससे पता लगता है हमको। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं। दूसरा है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, CrCl।
ये तो हमारी बॉडी में बनती है क्रिएटिनिन, तो ये टेस्ट नॉर्मल होता है। दिस टेस्ट एस्टिमेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये भी हमको एक अंदाजा देता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का। अब फिर से बेटा एक बात बोल रहा हूं, जिसको जीएफआर का टर्म या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अच्छे से, वो थोड़ा सा फिर दिक्कत आएगा। जीएफआर को दिमाग में सेट करो, ठीक है। क्या है जीएफआर? दोनों किडनी के द्वारा 1 मिनट में कितना यूरिन बनता है, सीधी सी बात, ठीक है। यूजिंग क्रिएटिनिन, यहां पर हम इसकी क्रिएटिनिन की वैल्यू को लेकर के जीएफआर चेक कर रहे हैं, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है मसल्स मेटाबॉलिज्म का, जब मसल मेटाबोलाइज करती हैं। सब्सटेंस क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? क्रिएटिनिन, जो कि एक एंड प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिनिन फॉस्फेट इन मसल्स। क्रिएटिनिन फॉस्फेट नाम का जो केमिकल है उसका मेटाबॉलिज्म होता है और लास्ट में हमको क्रिएटिनिन मिलता है, ठीक। अच्छा, ये क्रिएटिनिन है और दो चार जो चीजें हैं यहां पर ना, लेकिन जब बायोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे ना, तो एक चैप्टर आएगा उसमें सारे मेटाबॉलिज्म के सारे रिएक्शंस वहां मौजूद हैं और डिटेल में क्लियर होंगी चीजें आपको वहां पर। फिलहाल अभी सिर्फ समझना है कि अच्छा क्रिएटिनिन हमारे मसल्स के मेटाबॉलिज्म के थ्रू बनता है और फिल्टर होने के लिए इसको ब्लड में छोड़ दिया जाता है। ब्लड किडनी के पास जाएगा, कहेगा इसको छान दो, किडनी छान देती है उसे। जस्ट समझने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। ऐसा मतलब फिल्ट्रेशन का तरीका ये रहता है। प्रिंसिपल क्या है? क्रिएटिनिन इज प्रोड्यूस्ड एट अ रिलेटिवली कांस्टेंट रेट। क्रिएटिनिन लगभग, क्योंकि मसल्स लगातार काम करती रहती है अपना, हम ये मेरा हाथ चल रहे हैं, मसल्स काम हो रहे हैं, ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पे सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। जो लोग जिम जाते हैं वो थोड़ा हैवी वेट उठाते हैं तो ज्यादा ब्रेकडाउन होता है थोड़ा सा। चलिए, तो ये कांस्टेंट रेट पे मतलब क्या होता है, बनता रहता है एंड इज फ्रीली फिल्टर्ड। ये भी ग्लोमेरुलर से फ्रीली फिल्टर्ड होता है एंड ओनली स्लाइटली सिक्रेटेड बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, और रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा बहुत ही हल्का सा सिक्रीट किया जाता है। ये बात समझ में आ रही है? बहुत ही हल्का सा सिक्रीट किया जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा, यानी कि सिक्रीशन जो होता है इसका बहुत ही जरा सा होता है, यानी कि जो फिल्टर हो गया वही अल्टीमेटली रहता है लगभग। सो इट्स क्लियरेंस इज गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ जीएफआर। तो इसका क्लियरेंस भी हमको जीएफआर की एक अच्छी वैल्यू देता है, मतलब एग्जैक्ट, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट वैल्यू दे देता है। नॉर्मल अगर हम बात करें तो देखो, मैन के अंदर हमारा जीएफआर कितना रहता था? 125 रहता था, तो लगभग इसका 97 से 137 वेरी करता है, जो कि नॉर्मल रेंज में रहती है। वुमेन के अंदर 88 से लेके 128 ml पर मिनट रहता है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लिनिकल टेस्ट फॉर एवेल्युएटिंग किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन को देखने के लिए बहुत ही कॉमन टेस्ट किया जाता है, बहुत ही कॉमन है, आम है। क्लियर हुई बातें? यहां से क्या आइडिया लग रहा है? यानी कि 1 मिनट के अंदर लगभग प्लाज्मा जो है हमारा वो 97 ml या 137 ml तक, या इसके बीच की कोई वैल्यू है, वो क्रिएटिनिन फ्री हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। यूरिया क्लियरेंस मेजर्स द रेट एट विच यूरिया इज क्लियर्ड। यहां पे यूरिया तो बनती है, सबको पता है बॉडी के अंदर, फ्रॉम प्लाज्मा बाय द किडनी, ठीक है। प्लाज्मा से पर मिनट कितना यूरिया क्लियर किया जा रहा है किडनी के द्वारा, जो कि अगेन रीनल फंक्शन को इंडिकेट करता है। यहां पर हम यूरिया का यूज कर रहे हैं। प्रिंसिपल क्या है? यूरिया इज फिल्टर्ड बाय ग्लोमेरुलाई, प्लूरल आ गया, ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलाई बहुत सारे है ना, तो हर एक नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस होता है, तो सबको मिला के प्लूरल में ग्लोमेरुलाई बोला गया है। एंड पार्टली रीअब्सॉर्ब्ड बाय ट्यूब्यूल्स, कुछ हद तक ये रीअब्सॉर्ब भी हो जाता है। सो क्लियरेंस गिव्स एन अप्रोक्सीमेट आइडिया, ये लगभग एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देता है। नॉर्मल वैल्यू क्या है? मैक्सिमम, यानी कि स्टैंडर्ड यूरिया क्लियरेंस लगभग 75 ml पर मिनट रहता है, और नॉर्मल एवरेज जो स्टैंडर्ड वैल्यू है और एक एवरेज वैल्यू लगभग हमको 54 ml पर मिनट मिल जाएगी। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो ही जाता है, ओके। हेल्प करता है डिटेक्ट क्या? रीनल डिसफंक्शन। अगर यहां से वैल्यू गड़बड़ आ रही है तो यानी कि रीनल किडनी में कोई गड़बड़ है, बट लेस एक्यूरेट देन क्रिएटिनिन। ये आपका एमसीक्यू बनेगा। क्रिएटिनिन लगभग एकदम काफी हद तक पास की वैल्यू है, 125 के आसपास आ रही है, ये काफी नीचे जा रही है वैल्यू, तो उतनी ज्यादा इसको हम बेटर नहीं मानते हैं, ठीक है, ठीक है। देन हमारे पास आता है पैरा अमीनो हिप्यूरिक एसिड क्लियरेंस टेस्ट, ठीक है। यानी कि ये वाला केमिकल भी फिल्टर होगा और हम देखेंगे कितना फिल्टर हो रहा है, समझते हैं। मेजर्स, यहां पे हम रीनल प्लाज्मा फ्लो, आरपीएफ, यानी कि किडनी में कितना ब्लड प्लाज्मा जा रहा है उसको हम लोग मेजर करते हैं। द टोटल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा पासिंग थ्रू द किडनी पर मिनट, प्लाज्मा कितना किडनी से पास हो रहा है। सब्सटेंस यूज जो होता है पैरा अमीनो हिप्यूरिक एसिड। प्रिंसिपल क्या है? पीएच इज फिल्टर्ड एंड कंप्लीटली सिक्रीटेड बाय रीनल ट्यूब्यूल्स।
पूरी तरीके से रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा सिक्रीट कर दिया जाता है, यानी कि जो फिल्टर हो गया तो हो गया, उसके बाद आगे जाके सिक्रीशन भी होता है इसका। Thus, almost all pH entering the kidney is excited in the urine. तो लगभग जितना pH किडनी में एंटर करेगा वो सारा का सारा फिल्टर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसकी जो नॉर्मल वैल्यू रहती है वो 600 से 700 ml पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट के अंदर 600 से 700 पर मिनट क्या होता है, क्लियर हो जाता है ये। मेजर्स इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो, हम लोग जो यहाँ पे मेजर कर रहे हैं वो क्या मेजर कर रहे हैं, इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो। ध्यान रखेंगे, प्लाज्मा की बात चल रही है यहाँ पर, ब्लड प्लाज्मा की, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज मत करना कि अभी यूरिन की बात चल रही थी, अब हम यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ कैसे होता है, क्या प्रोसेस है कि हाँ, अब इसको ऐसा समझ लो कि हमारा लगभग 600 से 700 ml प्लाज्मा 1 मिनट के अंदर इस वाले केमिकल से फ्री हो जाता है, क्योंकि हमारी जो किडनी है उसको फिल्टर कर देती है। बात समझ में आ रही है। एंड रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है, रीनल ब्लड फ्लो का भी इससे आइडिया लगता है हमको। इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर मेजरिंग रीनल प्लाज्मा, क्योंकि देखो जो चीज 100% रिलीज हो रही है, जैसे कि हमारा इन्युलिन था, ये है, वो हमारे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं वो, ठीक। चलें आगे। देन ग्लूकोज क्लियरेंस टेस्ट, ये तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है। डिटरमाइंस द रेट एट विच ग्लूकोज इज क्लियर्ड फ्रॉम द प्लाज्मा बाय द किडनी। अब ग्लूकोज कितना फिल्टर होना चाहिए किडनी से, 0। ग्लूकोज अगर फिल्टर होने लगा तो डायबिटिक कंडीशन है, याद आया। तो यहां पे ग्लूकोज यूज कर रहे हैं प्रिंसिपल। नॉर्मली ग्लूकोज इज कंप्लीटली रीएब्सॉर्ब्ड, अगर कोई ग्लूकोज फिल्टर भी हुआ है तो वो नेक्स्ट स्टेप जो रीएब्जॉर्प्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन का, उसमें वापस जो रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा रीएब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। सो इट्स क्लियरेंस इज 0 अंडर नॉर्मल कंडीशन, यानी कि प्लाज्मा से बिल्कुल भी ग्लूकोज फ्री नहीं होगा, नॉर्मल कंडीशन हेल्दी इंसान के लिए। तो नॉर्मल वैल्यू 0 ml पर मिनट, नो ग्लूकोज लॉस्ट इन यूरिन। ध्यान रखना, यहां से कंफ्यूजिंग एमसीक्यू बनेगा, ठीक है। यूज, यहां से हमको इंडिकेट मिलता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, क्या किडनी के ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, आइडिया लग जाता है। प्लस इंक्रीज ग्लूकोज क्लियरेंस, अगर ग्लूकोज ज्यादा क्लियर हो रहा है किडनी से, इसका मतलब इंसान को डायबिटीज मेलाइटिस है या उसके ट्यूब्यूल डैमेज हो गए हैं किसी वजह से, जिसकी वजह से वापस से रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। अब ये वाला टेस्ट से काफी सारी चीजें उम्मीद है आपको क्लियर हुई होंगी, क्योंकि ग्लूकोज के बारे में सबको पता है, डायबिटीज के बारे में सबको पता है। अब कोरिलेट कर लिया होगा बड़े अच्छे से आप लोगों ने किया, गुड। चलिए, एस्टिमेट जीएफआर, एक एस्टिमेटेड, ये थोड़ा सा मॉडर्न स्टैंडर्ड है, मतलब ये सारे थोड़े से ना मतलब वैसे हैं, मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और चीजें हैं, तो चीजों को और आसान और एक्यूरेट वैल्यू जानने के लिए कुछ नए तरीके लाए गए हैं। एस्टिमेटेड एक है हमारे पास एस्टिमेटेड जीएफआर, इसमें क्या है, अब मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसके अंदर हम यूज करते हैं सीरम क्रिएटिनिन लेवल, सीरम में क्रिएटिनिन लेवल का, अलॉन्ग विद अदर पेशेंट फैक्टर लाइक एज, सेक्स एंड रेस। हम लोगों ने देखा भी ऊपर मेल फीमेल में अलग अलग आता है, ठीक है। तो हम इसको और एक्यूरेट करने के लिए यहां तक कि जो रेस मतलब चीनी, जापानी, अफ्रीकन, अमेरिकन, ये जो इन लोगों का जेनेटिक पैटर्न में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी अंतर आ जाता है जीएफआर में। तो हमने सारे चीजों को कंसीडर कर लिया इस बार, ठीक है। ये ज्यादा आसान है और प्रैक्टिकल फॉर रूटीन मॉनिटरिंग। रूटीन मॉनिटरिंग मतलब पर डे के मॉनिटरिंग करने के लिए ज्यादा अच्छा ये तरीका माना जाता है। सिंपल सा है, इसमें क्या है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसे हम एमडीआरडी इक्वेशन भी कहते हैं। जीएफआर 175 में मल्टीप्लाई करेंगे सीरम क्रिएटिनिन, उसकी पावर -1.154। अब ये कहां से आया, क्या आया, डेरिवेशन पे नहीं जाना है, केवल फॉर्मूला याद रखेंगे। एज क्या है इंसान की, एज का भी मैटर करता है, -0.203 इंटू, अगर वो फीमेल है तो ये वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर वो अफ्रीकन अमेरिकन है तो ये वाली वैल्यू का भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ना तो वो अफ्रीकन अमेरिकन है ना फीमेल है तो ये दोनों वैल्यू हटा देंगे, ठीक है। तो वही लिख दिए, मल्टीप्लाई बाय दिस अगर फीमेल है, मल्टीप्लाई बाय दिस अगर ब्लैक अफ्रीकन ओरिजिन का इंसान है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो इक्वेशन थी, इसको और ज्यादा एडवांस लेटेस्ट अगर मैं बोलूं तो वो है सीकेडी ईपीआई फॉर्मूला। ये न्यूअर एंड मोर एक्यूरेट फॉर्मूला माना जाता है। इसमें वैल्यू देख लो, ठीक है, क्या वैल्यू है हमारे पास, ईजीएफआर 141 का मल्टीप्लाई करेंगे मिनिमम वैल्यू,
मिनिमम वैल्यू मतलब हम सीरम क्रिएटिनिन और के की वैल्यू को डिवाइड करेंगे और एक वैल्यू 1 है, इन दोनों में से जो वैल्यू मिनिमम होगी वो वैल्यू यहां रख देंगे, इसकी पावर अल्फा है। देन मैक्सिमम वैल्यू सेम सीरम क्रिएटिनिन और के को डिवाइड करेंगे और 1 जो वैल्यू मैक्सिमम आएगी उसकी वैल्यू यहां रख देंगे, माइनस 1.209 इंटू 0.993 एज, जो भी एज होगी उसकी पावर लगा देंगे यहां पर। ठीक, यहां पे इसको कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, सिर्फ हमको याद रखनी है वैल्यू को और समझना है। अब इसमें भी आगे जाके कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन होता है, जैसे कि अगर वो फीमेल है तो इसमें ये वाली वैल्यू आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर वो ब्लैक इंसान है तो ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, एससीआर क्या होता है, सीरम क्रिएटिनिन है। के की वैल्यू फीमेल के लिए 0.7 रहेगी, इसके लिए 0.9 रहेगी मेल्स के लिए। अल्फा की वैल्यू माइनस 0.241 रहेगी फीमेल के लिए और 0.302 रहेगी मेल के लिए। लैब की वैल्यू है ये, ठीक है, तो निकाली हुई है, सिर्फ एज इट इज याद करना है। किसी को बहुत ज्यादा डीप या डिटेल में जाना है तो उसके लिए फिर कभी देखेंगे, उसको अभी सिलेबस से मतलब का नहीं है वो। मिनिमम क्या है, मिनिमम ऑफ द टू वैल्यू इनसाइड द पैरेंथेसिस। मिनिमम का मतलब सीरम क्रिएटिनिन के कॉमा 1 इन दोनों में से सॉल्व करके, ये तो 1 का 1 ही है, इसको जब सॉल्व करेंगे जो भी वैल्यू आएगी पेशेंट की, अगर ये वैल्यू मिनिमम है तो ये वाली रखेंगे, अदरवाइज ये वैल्यू ज्यादा आ रही है तो 1 को रखेंगे यहां पर। ठीक है, इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू। तो सिक्स्थ जो तरीका था वो क्या था, एस्टिमेटेड जीएफआर, ईजीएफआर भी कहते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, इसमें एमडीआरडी और सीकेडी ईपीआई, ये दो फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? अब जो हम लोग ये क्लियरेंस टेस्ट कर रहे हैं इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों कर रहे हैं, तो कुछ हद तक तो चीजें पता चली ना, जाहिर सी बात है किडनी के टेस्ट के लिए कर रहे हैं, किडनी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन उसके अलावा क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर में तो कम से कम 6 पॉइंट देने हैं हमको। तो आओ देखें जरा। तो सबसे पहले तो नो डाउट बार बार हम पढ़ते आए हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का पता लगा रहे हैं। इन्युलिन एंड क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट मेजर जीएफआर, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन का जो एकदम बेस्ट इंडिकेटर है कि सही से काम कर रही नहीं कर रही है, उसके लिए इन्युलिन और क्रिएटिनिन टेस्ट बेस्ट है। ठीक है, और अगर जीएफआर का डाउन आता है, वैल्यू कम नॉर्मल से नीचे आती है, इसका मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी कि ग्लोमेरुलर में आपके इंफेक्शन हो सकता है, शॉक और डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें पता चल जाती हैं। नाउ एस्टिमेशन ऑफ रीनल प्लाज्मा फ्लो, जो हमने आरपीएफ पता किया था पैरा अमीनो हिप्यूरिक एसिड से। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू डाउन आती है तो इससे हमें क्या पता चलता है, रिड्यूस्ड रीनल ब्लड फ्लो, किडनी के अंदर ब्लड फ्लो कम जा रहा है। रीनल आर्टरी स्टीनोसिस, रीनल्स यानी कि जो आर्टरीज हैं, जो आर्टरी किडनी के अंदर घुस रही हैं, उनके अंदर कुछ प्लेग वगैरह जम गया है, कोलेस्ट्रॉल जम गया, जिसकी वजह से वो स्टीनोसिस पतली हो गई है, तो ज्यादा ब्लड अंदर एंट्री नहीं कर पा रहा है। द नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज दैट कैरी ब्लड टू द किडनी। तो रीनल आर्टरी स्टीनोसिस का मतलब वो आर्टरीज जो ब्लड लेके जा रही किडनी के अंदर वो पतली हो गई हैं, मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय बिल्डअप ऑफ प्लेग, ज्यादातर वही है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह प्लेग जम जाता है फ्रॉम एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, जैसे हार्ट के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल यानी वो जम जाता है करके जो आर्टरीज के अंदर फिर स्टेंट वगैरह पड़ता है, सेम कंडीशन यहां हो जाती है। ठीक है, तीसरी कंडीशन हो सकती है हार्ट फेलियर वाली भी। तो अगर ये वैल्यू कम आती है तो हम इन तीनों वैल्यू को चेक करते हैं, फिर और चीजें आगे एस्टिमेट लगाते हैं तो पेशेंट की कंडीशन का पता चलता है। इवोल्यूशन ऑफ ट्यूबुलर फंक्शन, ट्यूब्यूल्स क्या होता है, पीसीटी, हेनलीस लूप और डीसीटी, ये तीनों मिलाकर के लूप रीनल ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, ट्यूबुलर फंक्शन, यूरिया क्लियरेंस और ग्लूकोज, क्योंकि ये रीअब्जॉर्ब होते हैं और सिक्रीट होते हैं। ठीक है, हेल्प चेक ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, यूरिया के लिए सिक्रीशन और ग्लूकोज के लिए रीअब्जॉर्प्शन, क्या जो ट्यूब्यूल्स हैं किडनी की वो सही से काम कर रही हैं। अगर एबनॉर्मल रिजल्ट आता है इसका मतलब या तो ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो रही है, नेक्रोसिस मतलब किसी वजह से वहां के सेल्स की डेथ हो गई है और वो काम नहीं कर रहे हैं, या तो डायबिटीज मेलाइटिस है यानी कि ग्लूकोज अगर आ रहा है, और रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ओवरऑल कंडीशन क्या है कि जो ट्यूब्यूल्स हैं वो हमारी क्या हो गई हैं, गड़बड़ हो गई हैं। ठीक है, चौथा हमें इससे क्या पता चलता है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ किडनी डिजीज। अगर कोई चीज गड़बड़ मालूम पड़ रही है और हमको अभी कोई चीज फील नहीं हो रही तो इसका मतलब किडनी की प्रॉब्लम होने वाली है। अब प्रोग्रेसिव फॉल इन क्लियरेंस वैल्यू, अगर एक लगातार
हर महीने चेकिंग चल रही है और लगातार ये वैल्यू आपकी डाउन जा रही है, प्रोग्रेसिव, स्पेशली क्रिएटिनिन क्लियरेंस, अगर खास करके क्रिएटिनिन क्लियरेंस आपका कम होता चला जा रहा है, ये अर्ली साइन है कि रीनल इंपेयरमेंट, किडनी आपकी खराब हो रही है। इवन बिफोर सिम्टम्स अपीयर, यहां तक कि सिम्टम्स भले नहीं आए हैं लेकिन किडनी ने डैमेज होना शुरू कर दिया है। ठीक। फिफ्थ है ड्रग डोज एडजस्टमेंट। जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनका भी ये टेस्ट किया जाता है, क्लियरेंस टेस्ट। क्यों? क्योंकि कई सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं अगर किडनी उन्हें सही से मतलब टाइम पर बाहर एक्सक्रीट नहीं कर पाई तो वो ड्रग बॉडी के अंदर इकट्ठे होते चले जाएंगे और फिर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो क्लियरेंस वैल्यू हेल्प इन एडजस्टिंग डोजेस। अगर हमको पता चल रहा है कोई डोज बहुत ही कम किडनी के द्वारा निकाला जा रहा है कोई दवा, तो उसकी डोज कम कर दी जाएगी, 500 की जगह 200 कर दी जाएगी, 100 कर दी जाएगी। देनी तो है ही लेकिन डोज कम कर दी जाएगी। ठीक है, डोजेज ऑफ ड्रग दैट आर एक्सक्रीटेड बाय द किडनी, जो किडनी के द्वारा एक्सक्रीट की जा रही है, जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स है, डिजॉक्सिन है, बहुत ही कम ऐसी ड्रग्स हैं जिसका एक जल्दी बिल्डअप हो जाती है और टॉक्सिसिटी क्रिएट करती हैं, तो उसके केस में करना पड़ता है ये। अगर लो क्लियरेंस है तो रिड्यूस ड्रग डोज टू प्रिवेंट टॉक्सिसिटी, तो ड्रग डोज को कम करना पड़ेगा जिससे कि टॉक्सिसिटी ना हो। अब जब हम लोग वो करते हैं क्या, डिफरेंस टाइप्स ऑफ रीनल फेलियर, कभी आप सुनो या कभी किसी के पर्चे पे लिखा हुआ देखो कि डॉक्टर ने क्या लिख दिया है, प्री रीनल। प्री रीनल का मतलब जीएफआर आपका किसी वजह से डिक्रीज हो गया है और बट नॉर्मल ट्यूबुलर फंक्शन, ट्यूबुलर फंक्शन आपका नॉर्मल है बट जीएफआर डिक्रीज कर लिया, जनरली ये डिहाइड्रेशन में देखने को मिलता है। अब वो बोल देगा कि रीनल फेलियर है, किडनी फेलियर। किडनी फेलियर का मतलब है जीएफआर डिक्रीज कर गया है और ट्यूबुलर फंक्शन भी आपका एबनॉर्मल है, सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर उसने लिख दिया है पोस्ट रीनल फेलियर, यानी कि कंडीशन खराब हो गई है, जीएफआर तो डिक्रीज था ही, अब बैक प्रेशर, वो जो अंदर जा रहा है ना यूरिन पास करके, वो वापस बैक मार रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये कंडीशन और क्रिटिकल हो जाती है। तो इसको पोस्ट रीनल फेलियर, ये प्री रीनल फेलियर, रीनल फेलियर, पोस्ट रीनल फेलियर। अगर इस तरीके से मार्किंग देखते हो कभी डॉक्टर्स की, तो क्या कंडीशन है, जीएफआर तो सब में डाउन है ही है, बट एक में ट्यूबुलर फंक्शन भी डिक्रीज कर गया है, एक में ट्यूबुलर फंक्शन गड़बड़ हो गया है और एक में तो हालत ही खराब है, तीसरे वाले में। ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए लास्ट टॉपिक, मिक्ट्यूरेशन, यानी कि जो हमको जब सेंस होता है कि ब्लैडर फुल हो गया है, ब्रेन में सेंस जाता है, फिर हम लोग रोक के रखते हैं जब तक कि वॉशरूम नहीं चले जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, फिर हम लोग रिलीज मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जो इंस्पेक्टर वहां पे जो मसल्स होती हैं, और फिर यूरिन पास हो जाती है। ये जो पूरी प्रोसेस है इसको ही हम लोग मिक्ट्यूरेशन कहते हैं। ब्लैडर के द्वारा सेंस भेजना कि टॉयलेट आई है और हम लोग उठ करके टॉयलेट तक जाते हैं, ठीक है, और फिर टॉयलेट को पास कर देते हैं। क्या क्या घटा इस बीच में, आओ समझते हैं। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। डेफिनेशन, मिक्ट्यूरेशन आल्सो कॉल्ड यूरिनेशन और वॉइडिंग। वॉइडिंग मतलब खाली करना, ब्लैडर को खाली कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम यूरिनेशन और वॉइडिंग भी कहते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग द यूरिनरी ब्लैडर। ये प्रोसेस है यूरिनरी ब्लैडर को खाली करने की, ठीक है। जब वो भर जाती है यूरिन से, इट इन्वॉल्व्स द कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ द ब्लैडर मसल्स। कोऑर्डिनेटेड मतलब कई लोग मिलकर काम करेंगे, जिसमें ब्लैडर मसल्स, ठीक है, जो यूरिनरी ब्लैडर है, और नर्वस सिस्टम, ये दोनों मिलकर काम करते हैं टू एक्सपेल। एक्सपेल मतलब बाहर निकालना यूरिन को थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर निकालना। यूरेथ्रा पता है? ओके। कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इंटरनल यूरेथ्रल इंस्फिंक्टर, जो ब्लैडर की तरफ इंस्पेक्टर होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ये इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं जो कि ब्लैडर के नेक पे पाए जाते हैं, ब्लैडर के यहां पे होते हैं, नेक यहां पे, ठीक है। एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर वॉलंटरी मसल्स कंट्रोलिंग यूरिनेशन, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल, ठीक है। इसको हम कंट्रोल करते हैं। मान लो फुल हो गया, पेशाब आई गई है, बहुत तेज होती है, कई बार हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं, क्लास में बैठे हैं, 10 मिनट 5 मिनट बचे हुए हैं, तो हम उसको होल्ड कर सकते हैं। प्रोसेस ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, यही आपको लिख के आना है। मसल्स बता दी। यूरिन कलेक्शन ऑफ फिलिंग फेज, पहला है फिलिंग फेज, धीरे 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 यूरिन ब्लैडर में इकट्ठी होगी। यूरिन फॉर्म्ड इन किडनी, जो भी यूरिन फॉर्म्ड होती है, पासिस थ्रू यूरेटर, यूरेटर से पास होती हुई यूरिनरी ब्लैडर में जाती है। द डेट्रूसर मसल्स, याद आया, ब्लैडर में पाई जाती है, जो कि स्मूथ मसल्स होती हैं ब्लैडर वॉल में, वो रिलैक्स होती है, नॉर्मल कंडीशन में रिलैक्स रहती है,
ठीक है। इंटरनल स्फिंक्टर रिमेन्स कॉन्ट्रैक्टेड, ये जो इंटरनल स्फिंक्टर की बात करी मैंने, जो कि यहाँ पे एक डायग्राम है क्या, नहीं है। इंटरनल स्फिंक्टर क्या होता है, जैसे कि ये ब्लैडर है, जो कि इसकी नेक मतलब ये गर्दन यहां पाया जाता है, ये स्टार्टिंग में रिलैक्स है, सॉरी रिलैक्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, ठीक है। द ब्लैडर ग्रेजुअली धीरे 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 400 से 600 ml भरेगा। अब स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेशन, ब्लैडर जब स्ट्रेच होगा ना, भरेगा तो स्ट्रेच होगा, तो कुछ रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंस कर जाते हैं कि भाई ब्लैडर में तनाव आ गया है, वो सेंस कर लेते हैं। When the bladder fills, लगभग 200 से 300 ml भी भर जाएगा, स्ट्रेच रिसेप्टर इन द ब्लैडर वॉल आर स्टिमुलेटेड, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो बताते हैं कि हाँ फिल हो गया, हल्का सिग्नल भेज देंगे। हम कहते हैं कहीं काम कर रहे हो तो हम कहते हैं लो बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो उसने हल्का सिग्नल भेज दिया, हम किसी और काम में बिजी हो गए, कोई बात नहीं, और फ्री है तो जाके हम लोग यूरिन कर लेते हैं। These receptors send signal to the micturition center in the sacral spinal cord, ठीक है ना। S2 से S4 के बीच में जो स्पाइनल कॉर्ड के वो होते हैं, सैक्रल वाला, जो सैक्रल समझ रहे हो ना, ये लंबर और ये सैक्रल, स्पाइनल कॉर्ड आई है यहां तक हमारे नीचे तक, ठीक है ना। तो वहां पर ये क्या भेजती है, अपना सिग्नल भेज रही है कि भाई स्ट्रेचिंग हो रही है, ठीक है। इतना काम हो गया, ये भरा, स्ट्रेच हुआ, रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए। अब रिफ्लेक्स यानी कि एम्प्टिंग फेज, यहां पर क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डेट्रूसर मसल्स, ठीक है, और रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल स्फिंक्टर। अब ये करेंगी, जो पैरासिम्पैथेटिक होती हैं वो डेट्रूसर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और रिलैक्स कर देंगी। जो इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स थी पहले कॉन्ट्रैक्ट बंद हो रखी थी, रिलैक्स कर देंगी कि भाई वो यूरिन पास हो जाए। दिस इंक्रीजेस ब्लैडर प्रेशर एंड ओपन्स द ब्लैडर आउटलेट। इससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये रिलैक्स हो गया, तो ब्लैडर का जो मुंह होता है वो खुल जाता है यूरिन पास होने के लिए। अब वॉलंटरी कंट्रोल, मुंह तो खुल गया है, यूरिन आने के लिए रेडी है, लेकिन जो बाहर की मसल है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, इसको हमने कंट्रोल किया हुआ है, कंट्रोल्ड बाय सोमेटिक मोटर न्यूरॉन्स, ये हमारे कंट्रोल में है। इज रिलैक्स्ड कॉन्शियसली, कॉन्शियसली मतलब हम जब चाहेंगे, हमारी चेतना से, ठीक है। व्हेन इट इज कन्वीनियंट टू यूरिनेट, जब हमको सुविधा होती है कि हाँ जगह मिल गई है, अब हम यूरिन कर सकते हैं, तब हम इसको रिलैक्स करते हैं, वो रिलैक्स हो जाती है, यूरिन पास आउट थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से यूरिन फिर पास होती बाहर चली जाती है। अब उम्मीद है यूरेथ्रा, ठीक है, अब ये क्या कहते हैं ब्लैडर, ये सारी बातें क्लियर होंगी दिमाग में। तो इस तरीके से, ठीक है, मिक्ट्यूरेशन मतलब यूरिन का बॉडी से बाहर निकालना, एक लाइन में कहना, और पूरी प्रोसेस को समझना, एक दोनों में अलग अंतर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है आप लोगों का एग्जाम में, तो कुछ और लिखे ना लिखे, प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है, क्लियर है बातें, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है, और मिलते हैं फिर हम लोग कल के लेक्चर में, कल, ठीक है। यानी कि अब ये हो गया है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट उसमें मिलते हैं हम लोग। तो इसको पढ़ो, रिवाइज करो, ओके ओके, गुड नाइट।